चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इस टॉपिक के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म। किस तरीके से हमारा मार्केट पूरे तरीके से बदल गया है। तो ये पहले के समय में, आज से 1990 के पहले हमारे कंट्री में केवल दो ही टाइप के, दो ही कंपनी के सामान बिकते थे और उस पर सरकारी नियंत्रण बहुत ज़्यादा था। सामान की क्वालिटी जो थी वो बहुत ही नीचे लेवल का था। लेकिन जो नीचे लेवल का था और कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास वर्ल्ड की सारी कंपनी हमारे पास है। पहले क्या था, जैसे बुक में दिया है, पहले डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, ये सब जो है इंडियन कंपनी ही बनाते थे, हम खरीदने के लिए मजबूर थे। लेकिन आज जब हमने इसको अपना लिया है तो आज हमारी कंट्री में वर्ल्ड के डिफरेंट ब्रांड के टेलीविज़न, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, फ्रिज, सब कुछ जो भी है वो हमारे मार्केट में आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा मार्केट जो है पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। गॉन आर द डेज व्हेन एम्बेसडर एंड फिएट वर द ओनली कार ऑन इंडियन रोड। एक ज़माना था केवल दो ही टाइप के कार चलते थे हमारी कंट्री में। लेकिन आज आज जो है वर्ल्ड क्लास की सारी कंपनी की कार हमारे कंट्री में बिकती है। टीवी का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, एलजी और सैमसंग। एलजी, सैमसंग, सोनी, ना जाने कितने सारी कंपनी है टेलीविज़न के। यदि हम मोबाइल की ही बात करें तो कम से कम कीमत पर हमें बढ़िया से बढ़िया मोबाइल मिल जा रहा है। लेकिन एक समय था जब मोबाइल की कीमत बहुत अधिक हुआ करती थी। आज जो मोबाइल में 10,000 के सारे फीचर्स हमें मिलते हैं, ये फीचर्स हमें महंगे मोबाइलों में मिलते थे। सैमसंग का यदि हम 40,000 का मोबाइल खरीदें तो हम चाइना का कोई 10,000 के मोबाइल में वो सारे फीचर्स पा सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया मोबाइल का, ना जाने कि हर सामान में, चाहे वो कपड़ा हो, अलमीरा हो, टेलीविज़न हो, बाइक हो, कार हो, सभी में वर्ल्ड के जितने भी कंपनी हैं, चाहे वो कोरियन गुड्स हो, इंडोनेशिया की गुड्स हो, यूरोपियन गुड्स हो, जर्मन टेक्नोलॉजी हो, वो हमारी कंट्री में आ चुके हैं। तो क्या हम नहीं कह सकते कि हमारा मार्केट जो है पूरे तरीके से बदल चुका है। हमारा बाज़ार पूरे तरीके से बदल चुका है। इसमें जो है विश्व की सारी कंपनी के सारे सामान यहाँ पर आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि आवर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। रैपिड का मीनिंग होता है तेजी के साथ और ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है बदलना। जब कोई चीज़ तेजी के साथ बदलता है उसे हम कहते हैं रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। कोई लड़का है, वो पढ़ने में बिल्कुल ही कमज़ोर है, लेकिन उसको जो है किसी टीचर का साथ मिल गया और वो अचानक जो है 97-98% पर खेलने लग गया। तो हम क्या कहेंगे, उसके अंदर जो है रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इसी तरीके से पहले के समय में पहले के समय का जो बाज़ार था वो आज बहुत तेज़ी के साथ बदल चुका है। अच्छी सड़कें आ चुकी हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आ चुकी हैं, अच्छे-अच्छे ब्रांडेड सामान आ चुके हैं, मोबाइल की बहुत सारी वैरायटी आ चुके हैं। यदि हम ठंडा में ही देखें तो ना जाने कितने सारे कंपनी का जो है जो ठंडा होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है, वो बिकता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ दीज अफेक्ट आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी को कैसे इसने चेंज किया। तो इसने तो चेंज किया क्योंकि एक गरीब आदमी भी आज स्मार्टफ़ोन खरीद पा रहा है, जो कि पहले कभी अमीर आदमी ही यूज़ केवल करता था। तो हम कह सकते हैं कि इट अफेक्ट आवर लाइफ़्स। कम से कम कीमत पर बढ़िया से बढ़िया कपड़ा मिल जा रहा है, कम से कम कीमत पर अच्छी-अच्छी कारें मिल जा रही हैं, कम से कम कीमत पर फ्रिज मिल जा रहा है। जो गरीब आदमी है, मीडियम क्लास आदमी है, उनकी ज़िंदगी जो है कहीं न कहीं बहुत अधिक बदल चुकी है। वह भी उतना ही एन्जॉय कर रहा है जितना कि एक अमीर आदमी एन्जॉय कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इट अफेक्ट आवर लाइफ़्स। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोडक्शन विदिन द कंट्री वर्सेस अक्रॉस द कंट्री। विदिन द कंट्री, हमारे देश की जो सीमा है उसी के अंदर जब कोई सामान तैयार हो, प्रोडक्शन हो, तो हम लोग कहेंगे प्रोडक्शन विदिन द कंट्री। फॉर एग्जांपल जैसे अभी एक ट्रेन आई है, वंदे भारत, और इंडियन ट्रेन जितने भी हैं वो भारत में ही बनते हैं। तो हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। लेकिन
यदि हम जर्मन टेक्नोलॉजी का कोई ट्रेन मंगवा लें या जापान से हम कोई ट्रेन मंगवा लें तो उसे हम कहेंगे अक्रॉस द कंट्री। सेकेंड एग्जाम्पल कैमरा का देखते हैं। कैमरा का मुझे बहुत शौक है, तो यदि हम इंडियन कैमरा खरीदते हैं तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। यदि हमारे ही देश में कैमरा बन रहा है उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। लेकिन कैमरा जो है हम जर्मन से मंगा रहे हैं, जापान से मंगा रहे हैं, इंडोनेशिया से मंगा रहे हैं, कोरिया से मंगा रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे अक्रॉस द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल इंपोर्टेड फिनिश गुड। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को समझते हैं क्या होता है और इंपोर्टेड को समझते हैं, बहुत ही आसान है। और फिनिश गुड। रॉ मटेरियल क्या होता है? वो सामान होता है जिसका उपयोग करके हम कोई सामान बनाते हैं। फॉर एग्जांपल गन्ना, शुगर केन। शुगर केन को यूज करके हम लोग चीनी बनाते हैं, हम लोग प्लास्टिक को यूज करके हम लोग जो है खिलौना बनाते हैं, हम लोग मशीन को यूज करके, रबर को यूज करके हम लोग गाड़ी बनाते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग कहेंगे रॉ मटेरियल, जो कि सामान को बनाने में यूज होता है। कॉपी का एग्जांपल लेते हैं, बांस से बनता है कॉपी, बांस से कॉपी बनता है। तो ये बांस क्या हो गया? पन्ने के लिए रॉ मटेरियल हो गया। अब ये पन्ना से कॉपी बनता है तो इसे हम रॉ मटेरियल कहेंगे, इस पन्ने को रॉ मटेरियल कहेंगे। लेकिन ये जो पन्ना जो कॉपी बन गया ये हो गया फिनिश गुड। ये जो शुगर केन यानी कि गन्ना जो चीनी बन गया इसे हम कहेंगे फिनिश गुड। फिनिश गुड बन के तैयार हो गया, बिकने के लिए बन के तैयार हो गया है, लेकिन इसका उपयोग हम करेंगे सामान बनाने के लिए, ये कहलाएगा रॉ मटेरियल। लेकिन बन के तैयार हो गया इसे हम कहेंगे फिनिश गुड। अब क्वेश्चन ये है कि इंपोर्टेड क्या होता है? तो दो टर्म होता है, एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। जब हम किसी दूसरे कंट्री को सामान बेचते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट। सामान बेचना, एक्सपोर्ट। हमारे देश के अंदर हो रहा है तो वो एक्सपोर्ट नहीं होगा, लेकिन हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, मलेशिया को दे रहे हैं, चाइना को दे रहे हैं, जर्मनी को दे रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट का मतलब होगा मंगाना, सामान मंगाना, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया से सोना मंगाना, जापान हमारे कंट्री से लोहा इंपोर्ट करता है, मंगाता है। एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट फिनिश गुड। तो यदि हम अपने देश से कोयला, बांस, लकड़ी, गेहूं, चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस गेहूं से बना हुआ सामान, ब्रेड हम मंगवा रहे हैं, तो हम कहेंगे एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल, यानी कि गेहूं हमने एक्सपोर्ट किया और बना हुआ बिस्किट, ब्रेड हमने मंगाया, इंपोर्टेड फिनिश गुड। अब पूछा है कि इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे देश के पास पैसा आता है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे देश से पैसा जाता है। तो हमने क्या किया? अपने देश का रॉ मटेरियल सस्ते कीमत पर बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, हमें पैसा मिला, हम बहुत खुश हो गए। हमें मान लो कि 50,000 रुपये मिला, लेकिन जापान ने क्या किया या यूरोपियन कंट्री ने क्या किया, इस 50,000 रुपये के सामान को एक बना करके 1 लाख रुपए हमें बेच दिया, तो हमें तो नुकसान हुआ। तो यही इसका डिसएडवांटेजेस है। व्हाट आर मेन चैनल कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज? किस तरीके से जुड़ता है? हम कैसे जुड़े हैं किसी और से? मोबाइल फोन से, है ना, मोबाइल फोन से जुड़े हैं, मोबाइल फोन से जुड़े हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे कनेक्टिंग। लेकिन व्यापार में कनेक्टिंग क्या होगा? हम किस तरीके से दूसरे देश से जुड़े हैं? जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है व्यापार, यानी कि सामान को एक्सपोर्ट करना, बेचना किसी कंट्री को और वहां से सामान को मंगाना, ट्रेड। तो फर्स्ट कनेक्टिंग चैनल इज ट्रेड एंड सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी। जो एमएनसी कंपनी हमारे कंट्री में आती है, जमीन खरीदती है, रोड बनाती है, वहाँ पर मशीन सेटअप करती है और जो यहाँ के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देती है, तो पैसा खर्च करती है, इसी को हम लोग कहेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी। ये दो चैनल है जिससे कि हमारा कंट्री जुड़ता है। राइट ऑन द शॉर्ट नोट्स ऑन मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होता है? तो इसके बारे में जानने के पहले मैं एग्जांपल देना चाहूँगा मल्टीनेशनल कंपनी का। जैसे यदि हम ठंडा में लें तो पेप्सी और कोको कोला सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका। यदि हम मोबाइल में लें तो सैमसंग और एलजी, इसके बाद फिर सोनी, ये सब एग्जांपल है मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जांपल। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं कि एमएनसी होता क्या है। मान लो कि एक मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जैसे कि हीरू भाई अंबानी की तरह मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैं क्या करूँगा
कि मेरा हेड ऑफिस जो है वो इंडिया के किसी पार्ट में होगा, लेकिन जो ब्रांचेज होंगे वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में फैले होंगे। प्रोडक्शन सस्ता कहाँ होता है? चाइना में होता है। तो हम चाइना में जो है वहाँ पर एक यूनिट सेटअप कर देंगे जहाँ एक सामान बनेगा। दूसरा यूनिट सेटअप कर देंगे इंडोनेशिया में, वहाँ भी सामान बनेगा। तीसरा यूनिट सेटअप कर देंगे जापान में, वहाँ भी सामान बनेगा। चौथा यूनिट सेटअप कर देंगे ब्रिटेन में, जहाँ पर सामान करेक्शन होगा। फिर नेक्स्ट यूनिट सेटअप कर देंगे अमेरिका में, जहाँ से पूरे वर्ल्ड में सामान ट्रांसपोर्ट होगा। तो हमने देखा कि हेड ऑफिस तो एक कंट्री में है, हमारी कंट्री में है, लेकिन इसके ब्रांचेज जो है पूरे वर्ल्ड में फैले हैं। तो क्या इस एग्जांपल से हम डेफिनेशन नहीं निकाल सकते? एमएनसी तो वह कंपनी है जिसका ब्रांच हेड ऑफिस एक कंट्री में होता है, लेकिन ब्रांचेज पूरे वर्ल्ड में फैले होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एमएनसी। डेफिनेशन हो गया, एग्जांपल हो गया, फीचर्स। एमएनसी का फीचर्स क्या होता है कि ये जो है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में अपना यूनिट सेटअप कर रहा है। ये चाहता है कि कम से कम लागत लगे, जहां भी उसको सस्ता मिला। चाइना में उसको सस्ता मैन्युफैक्चरिंग मिला, है ना, सस्ता लेबर मिला, तो वहां पर उसने एक यूनिट सेटअप कर दिया। उसको इंडिया में अच्छे इंजीनियर्स मिले, तो वहां एक यूनिट सेटअप कर दिया। मैक्सिको में उसको सस्ता मार्केट मिला सेल करने के लिए, तो वहां पर एक यूनिट सेटअप कर दिया। मेन ऑब्जेक्टिव है सामान को सस्ता बनाना, तभी तो मोबाइल 10,000 में मिल जाता है। अच्छे अच्छे ब्रांड कंपनी के फ्रिज सस्ते कीमत पे मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे टेलीविजन सस्ते कीमत पे मिल जाता है। और इसको हम लोग कहेंगे एमएनसी का फीचर्स, इसको हम लोग फीचर्स कहेंगे। फीचर्स क्या है? सेल द कॉस्ट, सेल द गुड्स एट लो कॉस्ट, कम से कम कीमत पर सामान को बेचना। लेकिन जब भी हम कम से कम कीमत पर सामान को बेचते हैं तो एक समस्या आती है, क्वालिटी में कमी होती है। एमएनसी कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करता है। एमएनसी सस्ता कीमत करता है, लेकिन क्वालिटी भी उसकी अच्छी होती है। वाई एमएनसी सेल गुड्स एट लो प्राइस क्यों बेचता है? ताकि अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। जब हमारा सामान सस्ता होता है, जब हमारा सामान सस्ता होता है तो लोग सस्ते कीमत के कारण अधिक से अधिक सामान खरीदना पसंद करते हैं, तो ग्राहक की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो हमने कॉस्ट तो कम कर दिया, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया। एक एग्जांपल देना चाहेंगे। मान लो कि मेरे कोई मैं पढ़ाता हूँ, अब मेरी फी जो है केवल 400 रुपये है। तो बच्चे क्या होंगे? बहुत सारे बच्चे आएंगे, और मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है, तो बहुत सारे बच्चे आएंगे। तो मान लो कि 100 बच्चे आए तो कितना हो गया? 40,000 हो गया। लेकिन मान लो कि मेरा फी जो है वो 800 रुपये है, लेकिन बच्चे जो है केवल 20 हैं, तो कितना होगा? 16,000 होगा। लगभग 34,000 का घाटा हो रहा है। हाउ एमएनसी वर्क, एमएनसी काम कैसे करता है? तो ये इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है कि इसका एक यूनिट एक कंट्री में होता है जहां वो प्रोडक्शन करता है, चीप मैन्युफैक्चरिंग करता है, सस्ते में सामान बनाता है। दूसरा यूनिट होता है जहां पर असेंबल होता है, सारा सामान असेंबल होता है। और तीसरा किसी और कंट्री में होता है जहां से सामान बिकता है। तो इस तरीके से एमएनसी जो है काम करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि एनटीपीसी एक एमएनसी कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एक एमएनसी कंपनी बन चुकी है। उसने क्या क्या इंडिया में और नेपाल में प्रोडक्शन यूनिट खोला, अफ्रीका में भी एक यूनिट खोला प्रोडक्शन का, और फिर उसने क्या किया? पूरे वर्ल्ड में इसको बेचना शुरू कर दिया सस्ते कीमत पर, तो सभी लोग खरीदेंगे। इस तरीके से एमएनसी जो है अपना काम करती है। क्या लिखा है? द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि उत्पादन की प्रक्रिया। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर कौन होता है। जो प्रोडक्शन करता है वो प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोडक्शन करता है प्रोड्यूसर होता है। मान लो कि मैं दुकानदार को हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर, दुकानदार है ना, वो दुकानदार नहीं जो सामान तैयार करता है। जो सामान तैयार करता है उसका ऑब्जेक्टिव, द प्रोडक्शन प्रोसेस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कई सारे पार्ट में बढ़ चुका होता है। जैसे चाइना में सामान बनना, इंडिया में इंजीनियर्स का जो है कंप्यूटर का सारा काम करना, सारे सस्ते इंजीनियर्स का होना, मैक्सिको में सामान का बिकना, छोटे छोटे पार्टों में सारा सामान बिक चुका है। तभी तो लागत कम हो जाती है, ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। एमएनसी कंपनी जो है लगभग यदि 100 रुपये उसकी कीमत है तो वो 60 रुपये ही, वो 60 रुपये में सामान, 60 रुपये का बचत करता है, यानी कि केवल 40 रुपये में वो सामान को बेचता है। एमएनसी सेव कॉस्ट अबाउट 50 to 60%।